नमस्कार और स्वागत है एक और ख़ास चर्चा में। आज हमारे सामने हैं 31 अक्टूबर 2025 के आसपास की कॉर्पोरेट दुनिया से जुड़ी ढेरों खबरें और जानकारियां। जी बिल्कुल, काफी कुछ हुआ है इस हफ्ते। कंपनियों की तिमाही नतीजे आए हैं, कुछ बड़ी घोषणाएं हुई हैं और नई रणनीति साझेदारियां भी सामने आई हैं। हमारा काम है इस जानकारी के सागर में गोता लगाना और वो मोती निकालना जो सबसे अहम है। हाँ, कोशिश यही रहेगी कि जो जरूरी बातें हैं उन पर फोकस करें। तो सवाल यह है कि त्योहारी सीजन से ठीक पहले क्या भारतीय कंपनियां मजबूती दिखा रही हैं या सतह के नीचे कुछ चिंताएं भी छिपी हैं। कुछ सुर्खियां तो कमाल की हैं, किसी का मुनाफा दोगुना, किसी का धड़ाम और रक्षा तकनीक में बड़ी डील। चलिए शुरू करते हैं आज की पड़ताल। जरूर, शुरुआत नतीजों से करें। हाँ, सबसे पहले कंपनियों की दूसरी तिमाही यानी जुलाई से सितंबर 2025 के नतीजों पर नजर डालते हैं। कुल मिलाकर क्या तस्वीर उभर रही है, मूड कैसा है बाजार का? देखिए, तस्वीर काफी मेजली है, एक पहेली की तरह कह सकते हैं। एक तरफ कुछ क्षेत्रों में जबरदस्त उछाल देखने को मिला है। मिसाल के तौर पर फाइनेंस और हाउसिंग फाइनेंस कंपनियां। अच्छा, जैसे एप्टिस वैल्यू हाउसिंग फाइनेंस का मुनाफा करीब 48% बढ़कर 200 करोड़ के पार चला गया और इक्विटास स्मॉल फाइनेंस बैंक ने तो 85% की छलांग लगाई, 24 करोड़ का प्रॉफिट। 85%। तो फाइनेंस सेक्टर में अच्छी रौनक है। लगता तो यही है, कम से कम इन कंपनियों के लिए तो जरूर। साथ ही इंटेलेक्ट डिजाइन एरिना जैसे सॉफ्टवेयर कंपनी का मुनाफा भी लगभग दोगुना होकर 100 करोड़ के ऊपर गया। एम्फेसिस का भी 10-11% बढ़ा है। इससे लगता है कि खास सेगमेंट में क्रेडिट की मांग और टेक्नोलॉजी पर खर्च वो अब भी मजबूत बना हुआ है। और भी है, जैसे श्रीराम फाइनेंस। हाँ, श्रीराम फाइनेंस। उनका मुनाफा 11% से ज्यादा बढ़ा और एसेट अंडर मैनेजमेंट यानी AUM, वो कुल संपत्ति जो वो संभालते हैं, करीब 2.8 लाख करोड़ हो गया। मणप्पुरम फाइनेंस का भी गोल्ड लोन AUM 29% बढ़ा है। और बड़े जाने पहचाने नामों का क्या हाल रहा, जैसे ऑटो सेक्टर में मारुति या सीमेंट में ACC? हाँ, वहां कहानी और भी दिलचस्प है। ACC लिमिटेड का मुनाफा तो आप यकीन नहीं करेंगे, 5 गुना से भी ज्यादा बढ़ गया, 1100 करोड़ के पार। 5 गुना, वाह। हाँ, उनकी बिक्री जोरदार रही। दूसरी तरफ मारुति सुजुकी ने इतिहास रच दिया, अब तक की सबसे ज्यादा तिमाही बिक्री, करीब 40,000 करोड़। 40,000 करोड़? हाँ, तो मुनाफा भी आसमान छू रहा होगा फिर तो। यही तो पेच है, बिक्री रिकॉर्ड तोड़ रही है लेकिन मुनाफा सिर्फ 8% के आसपास बढ़ा, 3349 करोड़। सिर्फ 8% रिकॉर्ड बिक्री के बाद? हाँ, ऐसा लगता है कि गाड़ियां तो खूब बिक रही हैं, खासकर छोटी कारें। अक्टूबर में 70% बिक्री होनी की थी और 2 लाख बुकिंग पेंडिंग बताई जा रही हैं। लेकिन शायद बढ़ती लागत या डिस्काउंट वगैरह वो मुनाफे को थोड़ा कम कर रहे हैं। बिक्री बढ़ना मुनाफे की गारंटी नहीं है। पिडिलाइट का भी आपने जिक्र किया था शायद। हाँ, पिडिलाइट इंडस्ट्रीज, फेविकॉल वाली कंपनी, उनका मुनाफा भी करीब 8.2% ही बढ़ा। तो पैटर्न कुछ वैसा ही है। समझ गया। और क्या, कुछ प्रमुख कंपनियों को मुश्किलों का सामना भी करना पड़ा, गिरावट भी देखने को मिली। बिल्कुल, कुछ बड़े नामों के मुनाफे में गिरावट आई है। जैसे गेल इंडिया का मुनाफा 18% कम हुआ, करीब 2,823 करोड़ रुपए। वजह बताई जा रही है पेट्रोकेमिकल मार्जिन पर दबाव, कच्चे माल और तैयार उत्पाद की कीमत का अंतर कम होना। ओके। और वेदांता, उनका भी कुछ सुना था। हाँ, वेदांता का मुनाफा तो 38% गिर गया, करीब 3,400 करोड़ पर। हालांकि उनका राजस्व यानी कुल बिक्री वो 6% बढ़ी थी। राजस्व बढ़ा पर मुनाफा गिरा, ये कैसे हुआ? उनके मुताबिक एक एक्सेप्शनल आइटम आउटगो हुआ, यानी कोई एक मुश्त बड़ा खर्चा या एडजस्टमेंट जिसने मुनाफे को नीचे खींच लिया। इसी तरह बजाज इलेक्ट्रिकल्स का मुनाफा जॉइंट वेंचर के घाटे और ज्यादा टैक्स की वजह से 24% घटा। अच्छा, और कंज्यूमर गुड्स में गोदरेज कंज्यूमर प्रोडक्ट्स का मुनाफा भी थोड़ा गिरा, करीब 2 से 7% अलग अलग रिपोर्ट्स में। वजह GST से जुड़े कुछ मुद्दे और इंडोनेशिया कारोबार में दिक्कतें बताई गईं। बैंक ऑफ बड़ौदा का मुनाफा भी 8.2% कम हुआ। और बंधन बैंक, उनका तो शायद काफी ज्यादा गिरा है। हाँ, बंधन बैंक का मुनाफा तो 88% घट गया, सिर्फ 111 करोड़ रह गया, क्योंकि उन्होंने भविष्य के संभावित लोन डिफॉल्ट के लिए ज्यादा पैसा अलग रखा, जिसे प्रोविजनिंग कहते हैं। तो ये एक बड़ी गिरावट है। सिप्ला का भी मुनाफा सिर्फ 4% बढ़ा, मार्जिन पर दबाव है। तो साफ है, कुछ सेक्टर्स जैसे फाइनेंस, कुछ टेक कंपनियां और सीमेंट अच्छा कर रहे हैं।
एसीसी, इक्विटास, इंटेलेक्ट। हाँ, डॉक्टर लाल पैथलैब्स भी हैं, 16% बढ़ा मुनाफा। भारत इलेक्ट्रॉनिक्स का 18% बढ़ा। आरआर केबल का तो 133। अरे वाह। हाँ, लेकिन दूसरी तरफ ऑटो, मारुति का प्रॉफिट ग्रोथ, कुछ सरकारी कंपनियां गेल और कुछ बैंक्स बीओबी, बंधन और वेदांता जैसी कंपनियों पर मुनाफे का दबाव दिख रहा है। लागत, मार्जिन या एकमुश्त खर्च वजह बन रहे हैं। बिल्कुल सही कहा। और इस मिली-जुली तस्वीर के बीच निवेशकों के लिए कुछ अच्छी खबर, डिविडेंड वगैरह। हाँ, बिल्कुल। कई कंपनियों ने डिविडेंड की घोषणा करके निवेशकों को खुश रखने की कोशिश भी की है। जैसे एप्टिस वैल्यू हाउसिंग ने 2 रुपए प्रति शेयर, आरआर केबल ने 4 रुपए, बालकृष्ण इंडस्ट्रीज ने 4 रुपए। वेदांता ने भी दिया शायद। हाँ, वेदांता ने 16 रुपए प्रति शेयर का अच्छा डिविडेंड दिया है। बीपीसीएल ने 7.5 रुपए, श्रीराम फाइनेंस ने 4 रुपए 80 पैसे, एनटीपीसी ने 2 रुपए 75 पैसे और डॉक्टर लाल पैथलैब्स ने तो 7 रुपए के डिविडेंड के साथ 1.1 बोनस शेयर का भी ऐलान किया है। बोनस शेयर भी, ये तो निवेशकों के लिए बढ़िया खबर है। जी हाँ, तो नतीजों के साथ साथ ये भी मायने रखता है। चलिए नतीजों से आगे बढ़ते हैं। कंपनियों के अंदर भी काफी कुछ चल रहा होगा, लोग आ जा रहे हैं, नई रणनीतियां बन रही हैं, कुछ हलचल इस मोर्चे पर। हाँ, कॉर्पोरेट जगत में फेरबदल तो लगातार चलता रहता है। एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक के डिप्टी सीईओ राजीव यादव का इस्तीफा एक अहम खबर है। ये थोड़ा चौंकाने वाला हो सकता है। और भी इस्तीफे हुए। हाँ, कई और कंपनियों जैसे एलेंटिस, बेक, सैंधार टेक्नोलॉजी से सीओओ और एवीपी, हवेल्स इंडिया में भी इस्तीफे हुए हैं। कुछ रिटायरमेंट भी हैं जैसे आईसीआर, कॉन पावर फाइनेंस कॉर्प से। तो ये तो जाने वालों की बात हुई, आने वाले भी होंगे। बिल्कुल। कोल इंडिया में नई नियुक्ति हुई है। आरआर केबल, टाटवा चिंतन फार्मा, कल्पतरु प्रोजेक्ट्स जैसी कंपनियों में नई नियुक्तियां या प्रमोशन हुए हैं। केन्स टेक्नोलॉजी ने अपने सीईओ का नोटिस पीरियड बढ़ाया है, शायद स्मूथ ट्रांजिशन के लिए। अच्छा, ये बदलाव अक्सर कंपनी की दिशा या रणनीति में बदलाव का संकेत देते हैं ना? हाँ, कई बार ऐसा होता है। नेतृत्व परिवर्तन से नई सोच आ सकती है। और रणनीतिक कदमों की बात करें तो डिफेंस यानी रक्षा सेक्टर में काफी हलचल दिख रही है। एलएनटी का अमेरिकी कंपनी जनरल एटॉमिक्स के साथ मिलकर लड़ाकू ड्रोन बनाने का समझौता, ये क्या है? ये एक बहुत बड़ी डील है। भारत में ही भारतीय सेना के लिए मीडियम एल्टीट्यूड लॉन्ग एंड्योरेंस मिलिट्री ड्रोन बनाने की बात है। सीधे तौर पर आत्मनिर्भर भारत से जुड़ा है। और भी हैं डिफेंस में। हाँ, एक्सिस किड्स ने फ्रांस की सिलास के साथ मिलकर लेजर आधारित एंटी ड्रोन तकनीक पर काम करने का समझौता किया है। जेन टेक्नोलॉजीज को रक्षा मंत्रालय से करीब 289 करोड़ रुपए का एंटी ड्रोन सिस्टम अपग्रेड का अनुबंध मिला है और एस्ट्रा माइक्रोवेव के जॉइंट वेंचर को भी 285 करोड़ रुपए का ऑर्डर मिला है। तो मतलब डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग पर जोर है। बिल्कुल। सरकार चाहती है कि देश अपनी रक्षा जरूरतों के लिए खुद पर निर्भर बने। एलएनटी, एक्सिस किड्स, जेनटेक जैसी भारतीय कंपनियां अब हाई-टेक रक्षा उपकरण बनाने में आगे आ रही हैं। ये सिर्फ सरकारी ऑर्डर नहीं है, बल्कि लंबी अवधि में देश की रक्षा क्षमता को मजबूत करने का प्रयास है। ये एक बड़ा शिफ्ट है। रक्षा के अलावा स्वास्थ्य सेवा यानी हेल्थ केयर में भी एक बड़ी खबर आई। नारायण हृदयालय ने ब्रिटेन के एक हॉस्पिटल ग्रुप को खरीद लिया है। ये सही है। हाँ, बहुत बड़ा कदम है। नारायण हृदयालय ने यूके के प्रैक्टिस प्लस ग्रुप हॉस्पिटल्स का करीब 2200 करोड़ रुपए GB 188.78 मिलियन में अधिग्रहण किया है। 2200 करोड़ रुपए यूके में? जी हाँ, ये दिखाता है कि भारतीय हेल्थ केयर कंपनियां अब सिर्फ भारत तक सीमित नहीं रहना चाहती, बल्कि ग्लोबल लेवल पर अपनी पहचान बना रही हैं। ब्रिटेन जैसे विकसित बाजार में उतरना उनके आत्मविश्वास और महत्वाकांक्षा को दर्शाता है। दिलचस्प। और भी कई सौदे हुए हैं, जैसे गोदरेज ने एक ग्रूमिंग ब्रांड खरीदा, HUL अपना आइसक्रीम कारोबार अलग कर रहा है। इसके बारे में थोड़ा बताइए। बिल्कुल। गोदरेज कंज्यूमर प्रोडक्ट्स ने पुरुषों के ग्रूमिंग ब्रांड मुच स्टैक को खरीदा है। डील करीब 289 करोड़ की है। साथ में कुछ और पेमेंट भी हो सकती है। ये उनके पोर्टफोलियो को मजबूत करेगा, खासकर पुरुषों के सेगमेंट में उनकी पकड़ बढ़ेगी। और HUL वाला? हाँ, HUL को NCLT यानी नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल, जो कॉर्पोरेट मामलों को देखता है, उससे मंजूरी मिल गई है। वो अपने आइसक्रीम कारोबार यानी क्वालिटी वॉल्स को एक अलग कंपनी में डाल रहे हैं। डीमर्जर कहते हैं इसे। शायद वो अपने मुख्य FMCG बिजनेस पर और फोकस करना चाहते हैं। अच्छा, इसी बीच टेक कंपनी कॉग्निजेंट भारत में लिस्टिंग पर विचार कर रही है। यह IDR क्या होता है? हाँ,
वो भारत में IDR यानी इंडियन डिपॉजिटरी रिसीट्स जारी करने की सोच रहे हैं। अगर ऐसा होता है तो भारतीय निवेशक सीधे तौर पर कॉग्निजेंट के शेयर भारतीय स्टॉक एक्सचेंज पर खरीद पाएंगे, जैसे किसी भारतीय कंपनी के शेयर खरीदते हैं। ये भारतीय बाजार के बढ़ते महत्व को दिखाता है। और अदानी पावर, असम में कोई टेंडर? हाँ, अदानी पावर ने असम में एक बड़े कोयला सप्लाई टेंडर में सबसे कम बोली लगाई है, करीब 3.2 गीगावाट के लिए। ये उनके विस्तार का संकेत है। और कॉनकॉर्ड कंट्रोल सिस्टम्स ने फ्लेक्सिबल सर्किट बोर्ड बनाने वाली कंपनी फ्यूजन इलेक्ट्रॉनिक्स में 80% हिस्सेदारी खरीदी है, जो इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग में उनकी रुचि दिखाता है। राइट्स और शिपिंग कॉरपोरेशन ने भी हाथ मिलाया है समुद्री लॉजिस्टिक्स के लिए। तो काफी सारी डील्स और पार्टनरशिप्स चल रही हैं, लेकिन सब कुछ अच्छा ही नहीं चल रहा। कुछ कंपनियों पर रेगुलेटरी एक्शन भी हुआ है शायद। हाँ, ये भी सच्चाई का एक पहलू है। भारतीय एयरटेल पर सब्सक्राइबर वेरिफिकेशन में चूक के लिए DOT यानी दूरसंचार विभाग ने 2.24 लाख का जुर्माना लगाया है। छोटी रकम है, लेकिन रेगुलेटरी निगरानी दिखाती है। और टाटा मोटर्स में भी कुछ था। हाँ, टाटा मोटर्स को एक उपभोक्ता कोर्ट ने नेक्सॉन EV की माइलेज के दावे को लेकर ग्राहक को रिफंड 17.49 लाख और हर्जाना देने का आदेश दिया है। ये ग्राहक अधिकारों के लिए अहम है। और हिंदुजा वाला मामला, वो थोड़ा बड़ा लग रहा है। हाँ, हिंदुजा ग्लोबल और NX डिजिटल के विलय को टैक्स पैनल ने टैक्स बचाने की कोशिश यानी एक तरह की टैक्स अवॉइडेंस स्कीम करार देते हुए 1203 करोड़ रुपए से ज्यादा की वसूली का आदेश दिया है। ये एक बड़ा झटका हो सकता है। तो ये मामले क्या याद दिलाते हैं, मतलब कंपनियों के लिए क्या सबक है? ये साफ तौर पर याद दिलाते हैं कि कंपनियों के लिए नियमों और कानूनों का पालन करना कितना जरूरी है, चाहे वो ग्राहक से किए वादे हों, टाटा मोटर्स, वेरिफिकेशन प्रक्रिया हो एयरटेल, या टैक्स का मामला हिंदुजा। रेगुलेटरी सख्ती कभी भी आ सकती है और इसका बड़ा असर पड़ सकता है। अनुपालन यानी कंप्लायंस बहुत जरूरी है। सही कहा। अब तकनीक और इनोवेशन की दुनिया में चलते हैं। AI यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की चर्चा हर तरफ है। क्या कॉर्पोरेट जगत में भी इसका असर दिख रहा है? बहुत ज्यादा। अब AI सिर्फ टेक कंपनियों का खेल नहीं रह गया है। देखिए, ल्यूपिन जैसी फार्मा कंपनी अपने कॉर्पोरेट कर्मचारियों के लिए AI आधारित वेलनेस प्लेटफॉर्म लॉन्च कर रही है। अच्छा, वेलनेस के लिए AI? हाँ, और मास्टेक जैसी IT कंपनी सस्टेनेबिलिटी यानी पर्यावरण और सामाजिक जिम्मेदारी की रिपोर्टिंग के लिए कार्बन वाइज के साथ मिलकर AI सॉल्यूशंस पर काम कर रही हैं। फर्स्ट सोर्स सॉल्यूशंस ने AI इनोवेशन के लिए ऑस्ट्रेलिया की मोनाश यूनिवर्सिटी से हाथ मिलाया है। मतलब अलग-अलग तरह से AI का इस्तेमाल हो रहा है। और कंज्यूमर टेक में सैमसंग वगैरह? हाँ, सैमसंग वॉलेट में नए फीचर्स आ रहे हैं। आप UPI पेमेंट के लिए बायोमेट्रिक यानी फिंगरप्रिंट या फेस रिकग्निशन का इस्तेमाल कर पाएंगे। और महिंद्रा की इलेक्ट्रिक गाड़ियों के लिए डिजिटल कार की भी मिलेगी सैमसंग वॉलेट में। वाह, डिजिटल कार की? हाँ, होटल इंडस्ट्री में रेटकेन ने फ्लायर के साथ पार्टनरशिप की है ताकि AI की मदद से होटलों को अपनी कीमतें तय करने में मदद मिल सके, मतलब डायनामिक प्राइसिंग। और बेंगलोर में 3M इंडिया ने एक नया इलेक्ट्रॉनिक्स एक्सपीरियंस सेंटर खोला है, जो सेमीकंडक्टर और डिवाइस बनाने वालों के लिए है। ये मेक इन इंडिया को बढ़ावा दे सकता है। Web3 की भी बात हो रही थी, मुंबई में कोई समिट हुई थी। हाँ, Web3 जो ब्लॉकचेन पर आधारित इंटरनेट का अगला दौर माना जाता है, उसकी क्षमता पर भी चर्चा हो रही थी। खासकर पारदर्शिता और ऑटोमेशन के जरिए भारत के वर्कफोर्स को कैसे बदला जा सकता है, इस पर फोकस था। यह अभी शुरुआती दौर में है, लेकिन इस पर नजर रखना जरूरी है। ठीक है, टेक्नोलॉजी के साथ साथ नियम कानून भी बदलते रहते हैं। रेगुलेटरी मोर्चे पर क्या खास है? अमेरिका से कोई खबर? हाँ, 2-3 बातें अहम हैं। एक, अमेरिका की FDA यानी फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन ने बायोसिमिलर दवाओं के लिए नए दिशा निर्देश जारी किए हैं। बायोसिमिलर ओरिजिनल बायोलॉजिकल दवाओं की एक तरह से कॉपी होती हैं। तो इससे भारतीय कंपनियों को क्या फायदा? नए नियमों से शायद कुछ दवाओं के लिए महंगे ह्यूमन ट्रायल की जरूरत कम हो जाए। इससे भारतीय फार्मा कंपनियों के लिए अमेरिकी बाजार में दवाएं लॉन्च करना थोड़ा तेज और सस्ता हो सकता है। ये एक पॉजिटिव डेवलपमेंट हो सकता है। अच्छा, और भारत में बैंकों के लिए कोई नया नियम आया है? हाँ, RBI ने सभी बैंकों के लिए अपनी वेबसाइटों को .bank.in डोमेन पर ले जाना अनिवार्य कर दिया है। एक्सिस बैंक जैसे कुछ बैंकों ने ये कर भी लिया है। .bank.in, इसका मकसद क्या है? टैक्स को रोकना है, जहां फ्रॉड करने वाले नकली बैंक वेबसाइट बनाकर लोगों की जानकारी चुरा लेते हैं।
.bank.in डोमेन सिर्फ वेरीफाइड बैंकों को ही मिलेगा, तो ग्राहकों को असली वेबसाइट पहचानने में मदद मिलेगी। ये एक अच्छा सिक्योरिटी कदम है। हाँ, ये तो जरूरी था। और शेयर बाजार से जुड़ी भी कोई खबर है? सेबी ने कुछ नियम बदले हैं शायद निफ्टी बैंक इंडेक्स के। हाँ, सेबी ने निफ्टी बैंक इंडेक्स के नियमों में बदलाव किया है। अब इस इंडेक्स में कम से कम 14 बैंक शेयर शामिल होंगे, पहले 12 थे। साथ ही किसी एक बैंक के वेटेज की सीमा 33% से घटाकर 20% कर दी गई है। और टॉप 3 का वेटेज भी कम हुआ है। हाँ, टॉप 3 बैंकों का कुल वेटेज 62% से घटाकर 45% कर दिया गया है। तो इसका क्या मतलब है निवेशकों के लिए? इसका मतलब है कि बैंक निफ्टी अब ज्यादा विविध यानी डाइवर्सिफाइड होगा। किसी एक या दो बड़े बैंक के उतार चढ़ाव का इंडेक्स पर असर थोड़ा कम होगा। इससे शायद जोखिम घटेगा और स्थिरता बढ़ेगी। ये इंडेक्स फंड्स और ईटीएफ्स को प्रभावित करेगा। और सेबी कुछ और भी कर रहा है? हाँ, सेबी साप्ताहिक ऑप्शंस ट्रेडिंग पर भी विचार कर रहा है और हाल ही में MCX यानी मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज पर तकनीकी खराबी से जो ट्रेडिंग रुकी थी, उस पर भी सेबी जुर्माना लगाने पर विचार कर सकता है। ये दिखाता है कि मार्केट इंफ्रास्ट्रक्चर की मजबूती और विश्वसनीयता पर रेगुलेटर का फोकस है। ठीक है, आखिर में इंफ्रास्ट्रक्चर, रियल एस्टेट और कुछ और सेक्टर की झलकियां देख लेते हैं। इंफ्रा में कुछ बड़ा हो रहा है। इंफ्रा में एक बड़ी खबर बेंगलुरु से है। वहां का पेरिफेरल रिंग रोड प्रोजेक्ट जो करीब 20 साल से अटका हुआ था, अब बैंगलोर बिजनेस कॉरिडोर BBC के नाम से आखिरकार शुरू होने जा रहा है। हाँ, 20 साल। हाँ, काफी लंबा इंतजार। ये शहर के ट्रैफिक के लिए बड़ी राहत ला सकता है अगर ठीक से लागू हुआ तो। केरल में टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए केंद्र ने सी प्लेन उड़ाने के लिए कुछ रूट्स तय किए हैं। अच्छा, ऊर्जा और ESG पर भी कुछ अपडेट्स हैं? हाँ, अदानी पावर का झारखंड में गुड्डा थर्मल प्लांट, जो फिलहाल बांग्लादेश को बिजली दे रहा है, दिसंबर 2025 तक भारतीय ग्रिड से भी जुड़ जाएगा। दूसरी तरफ अदानी पोर्ट्स को MSCC से ESG रेटिंग में अपग्रेड मिला है। ESG रेटिंग, ये आजकल काफी सुना है। हाँ, ESG यानी एनवायरनमेंट, सोशल और गवर्नेंस, इस पर कंपनियों का फोकस बढ़ा रहा है और निवेशक भी इसे बहुत महत्व दे रहे हैं। अच्छी ESG रेटिंग मतलब कंपनी पर्यावरण, समाज और कामकाज के तौर तरीकों को लेकर जिम्मेदार है। नायरा एनर्जी, पहले SR ऑयल, ने अपनी वाडिनार रिफाइनरी का इस्तेमाल बढ़ाकर 90% कर दिया है। हिंदुस्तान पेट्रोलियम ने कहा है कि हाल में कच्चे तेल में मिलावट की जो खबर आई थी, उसका असर सीमित है। ठीक है, रियल एस्टेट में क्या चल रहा है? गुरुग्राम में कोई बहुत बड़ी डील हुई थी। हाँ, गुरुग्राम में DLF के एक लग्जरी प्रोजेक्ट द डाहलियाज में एक बिजनेसमैन ने करीब 380 करोड़ रुपए में 4 अपार्टमेंट खरीदे। 380 करोड़ रुपए के 4 अपार्टमेंट? हाँ, ये काफी बड़ी रकम है और दिखाता है कि सुपर लग्जरी सेगमेंट में शायद अभी भी खरीदार मौजूद है। साथ ही लोढ़ा डेवलपर्स, जो अब मैक्रोटेक डेवलपर्स हैं, ने भी तिमाही में मजबूत प्री सेल्स यानी बुकिंग दर्ज की है। तो कम से कम लग्जरी रियल एस्टेट सेगमेंट में मांग अभी भी ठीक-ठाक बनी हुई है। और ऑटो सेक्टर से फोर्ड की खबर, वो भारत में फिर से निवेश कर रहे हैं। उन्होंने तो प्लांट बंद कर दिया था। ये वाकई दिलचस्प है। फोर्ड ने भारत में यात्री गाड़ियां बनाना बंद कर दिया था, सही कहा आपने, लेकिन अब वो चेन्नई में अपनी मौजूदा फैक्ट्री में नई पावर ट्रेन यानी इंजन और गियर बॉक्स बनाने की यूनिट लगाने के लिए 3,250 करोड़ रुपए का निवेश कर रहे हैं। तो गाड़ियां नहीं बनाएंगे, सिर्फ इंजन? लगता तो यही है। शायद ये भारत को एक्सपोर्ट हब के तौर पर इस्तेमाल करने की रणनीति का हिस्सा हो, मतलब यहाँ इंजन बनाकर बाहर भेजेंगे। ये एक अलग एंगल है। और बैंकिंग और पेमेंट्स में? केनरा बैंक जैसे सरकारी बैंक रिटेल यानी आम ग्राहकों और MSME यानी छोटे और मझोले उद्योगों पर अपना फोकस बढ़ा रहे हैं। ये कॉमन ट्रेंड है आजकल।
हाल ही में सरकारी बैंकों में विदेशी निवेशकों FII के लिए निवेश सीमा बढ़ने की उम्मीद से इन बैंकों के शेयरों में तेजी भी देखी गई थी। एयर इंडिया का क्या चल रहा है? एयर इंडिया अपने सिस्टम सुधारने और विस्तार के लिए कथित तौर पर सिंगापुर एयरलाइंस और टाटा ग्रुप से 100 बिलियन यानी करीब 10,000 करोड़ रुपए का फंड मांग रही है। ये उनके रिवाइवल प्लान का हिस्सा है। और UPI? उसने फिर रिकॉर्ड बनाया होगा? बिल्कुल। डिजिटल पेमेंट्स का राजा UPI त्योहारी सीजन में रिकॉर्ड 17.8 लाख करोड़ रुपए के लेन देन तक पहुंच गया। ये दिखाता है कि डिजिटल इंडिया कितनी तेजी से आगे बढ़ रहा है। हर महीने नए रिकॉर्ड बन रहे हैं। तो आज की इस पूरी चर्चा को समेटे तो क्या कहेंगे? हमने देखा कि नतीजे मिले जुले हैं। कहीं रिकॉर्ड बिक्री तो कहीं मुनाफे पर दबाव। ACC बढ़िया, मारुति की सेल्स बढ़िया, पर प्रॉफिट ग्रोथ कम। वेदांता, गेल दबाव में। हाँ, और बड़ी रणनीतिक चालें चली जा रही हैं, खासकर रक्षा में L&T, Zentek, हेल्थ केयर में नारायण हृदयालय का बड़ा कदम, टेक्नोलॉजी में कॉग्निसेंट का IDR प्लान, AI का बढ़ता इस्तेमाल, ESG पर फोकस बढ़ रहा है, अदानी पोर्ट्स की रेटिंग सुधरी। रेगुलेटर भी सक्रिय हैं। RBI का .bank.in, सेबी के इंडेक्स नियम, टैक्स अथॉरिटी का एक्शन, और इंफ्रा में बेंगलुरु का प्रोजेक्ट, रियल एस्टेट में लग्जरी डील्स, फोर्ड का निवेश, काफी कुछ एक साथ हो रहा है। बिल्कुल। इन सभी स्रोतों को एक साथ देखने पर एक विरोधाभास सा उभरता है। जैसा आपने शुरू में कहा था, एक तरफ कंपनियां रिकॉर्ड तोड़ बिक्री कर रही हैं, जैसे मारुति, ACC, लेकिन साथ ही कई बड़ी कंपनियों के मुनाफे पर लागत, मार्जिन या खास वजहों से दबाव भी है, जैसे वेदांता, गेल, बजाज, बंधन बैंक। हाँ, ये कंट्रास्ट साफ दिख रहा है। और इसी माहौल में कंपनियां भविष्य के बड़े क्षेत्रों जैसे रक्षा, L&T, Zen, AI, एम्फेसिस, लुपिन, मास्टेक और स्थिरता यानी ESG, अदानी पोर्ट्स और दूसरी कई कंपनियां इस पर ध्यान दे रही हैं। एक अस्थायी दौर है जहां कंपनियां बिक्री बढ़ाने पर फोकस कर रही हैं, भले ही मार्जिन या मुनाफा थोड़ा कम हो जाए, टॉप लाइन ग्रोथ पर फोकस, या फिर ये कॉर्पोरेट प्राथमिकताओं में एक गहरे बुनियादी बदलाव का संकेत है। कैसा बदलाव? मतलब जहां कंपनियां आज के मुनाफे के साथ साथ भविष्य की टेक्नोलॉजी, सस्टेनेबिलिटी और लॉन्ग टर्म ग्रोथ पर भी उतना ही या शायद ज्यादा बड़ा दाव लगा रही हैं। क्या हम आने वाली तिमाहियों में अर्थव्यवस्था या कंपनियों की रणनीति में कोई बड़ा पुनर्संतुलन देखेंगे? क्या फोकस सिर्फ आज के नंबर से हटके कल की तैयारी पर शिफ्ट हो रहा है? ये वो सवाल है जिस पर सोचने की जरूरत है। वाकई सोचने के लिए एक दिलचस्प बिंदु। क्या आज की कमाई और कल की तैयारी के बीच एक नया संतुलन बन रहा है? ये देखना होगा। इस गहरे विश्लेषण के लिए धन्यवाद। शुक्रिया। अगले सत्र तक सुनते रहिए और जिज्ञासु बने रहिए।